हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोगों को आज यहाँ पर पढ़ना है फैराडेज लॉ, ठीक है। पर उसको पढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, केमिस्ट्री इज फॉर क्रिएटर्स, इसलिए केमिस्ट्री को पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर आप बात करते हो यूनिवर्स की सुप्रीम पावर की, तो वो होती है क्रिएशन, और एक केमिस्ट ही क्रिएट कर सकता है कई सारी चीजों को। चलिए, तो इसी बात पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का जो हमारे पास में लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो यार, ये कहानी लास्ट लेक्चर में हमने बता दी थी कि इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहा जाता है। जब कभी भी आप इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करवाते हो, कहां पे, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट भी कहां डिसॉल्व होना चाहिए, सॉल्वेंट के अंदर, तब जाके वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस थी। अब उसी प्रोसेस के रिगार्डिंग यहां पर फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, एक नहीं असल में दो लॉ दिए थे, जिसको क्या कहा गया है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहा गया है। जिसमें से पहला लॉ क्या होता है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the amount of the substance deposit on a respective electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed। ठीक है जी, ये कहानी बोल के रखी हुई है। सर इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत आसान है। यहां पर ये बोलता है, सपोज आपके पास में यहां पर कोई कंटेनर रखा हुआ है इस तरह का। अब यहां पर आपने क्या कर दिया है सर, यहां पर आपने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, और अब घटना यहां पर यह हुई कि इसको आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना दिया। अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऑब्वियस बात है, अगर आप टर्मिनल्स पे जाते हो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या कहलाता है सर, पॉजिटिव वाला टर्मिनल कहलाता है मेरे पास में एनोड यहां पे, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो क्या कहलाता है आपके पास में कैथोड। अब घटना यहां पर ये निकल कर आई है कि अगर मैं यहां पर कोई लिक्विड सॉल्यूशन को इस तरह से रख देता हूं, ठीक है जी, ये कहानी बोल के रखी हुई है। अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन को इस तरह से रखा तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर क्या बनने वाले हैं, कैटायंस और एनायंस फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। अब जो ये कैटायंस और एनायन फॉर्म हो रहे हैं ना, वो क्या होगा, सपोज यहां पर जो आपका कैटायन था इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आया और कैथोड पर आकर क्या होना चालू कर दिया, डिपॉजिट होना इसने चालू कर दिया है। अब देखो भाई, सिचुएशन क्या होती है जरा समझना, बहुत ही आसान सा है। यहां पर फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो W होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, ठीक है। क्या बोल के रखा हुआ है कि जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q के। जहां पर आप बात करते हो W की, तो W इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, ये होता है डिपॉजिटेड वेट, जो कि यहां पर इस तरह से हमें जमा हुआ दिखाई दे रहा ना, ये क्या कहलाता है, डिपॉजिटेड वेट। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास में जो चार्ज हमने सप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है। जो आपने चार्ज यहां पर सप्लाई किया तो वो क्या कहलाता है आपके पास में, Q कहलाता है। रूल बहुत सिंपल सा है, जैसे ओम्स का लॉ था कि जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, सेम यहां पर भी वही बात है कि जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो करवाओगे उतना ही ज्यादा यहां पर वेट डिपॉजिट होगा उस सब्सटेंस का जो कि यहां पर एज अ इलेक्ट्रोलाइट भर के रखा हुआ है। सपोज तुमने यहां पर AB नाम का कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा जो कि A पॉजिटिव और B नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो रहा था, तो इनका टूटना इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज यहां पर अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या था आपके पास में फैराडे का फर्स्ट लॉ, ये देख लो कितना इजी। अगर आपके पास में फैराडे का फर्स्ट लॉ यहां पर ये था, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाए तो आपके पास में क्या आता है, इक्वल, और यहां पे आता है कांस्टेंट। यहां पर बात कर लेते हैं क्यू की, जो कि इधर आ रहा है। अब देखो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट पॉइंट इज कि यहां अगर मैं बात करता हूं कि सर ये Z इज इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान रखना Z इज इक्वल टू होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, Z इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। ऐसी कुछ कहानी देके रखी हुई है।
अब देखो इस Q को भी ठिकाने लगाते हैं। Q को कैसे ठिकाने लगाएंगे सर? हम लोग को पता है करंट इज I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो अगर सर यहां पर ये वाला रूल होता है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो बस यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डिपॉजिटेड वेट इज इक्वल टू Z और Q की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में, I इंटू टी। ये वाली कहानी आपके पास में आ जाएगी। ठीक है रे भाई, कितना आसान सा है। अगर बात करते हैं क्यू की, तो देखो कुछ खास बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है। यूनिट्स काफी ज्यादा यहां पर मायने रखती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं क्यू की, तो क्यू इज इक्वल टू क्या था रे भाई हमारे पास में, क्यू इज इक्वल टू था चार्ज, जिसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास में, कुलंब। अगर बात करता हूं मैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास में, एम्पियर होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाली कहानी आती है। अब लास्ट में एक चीज और बचती है सर, ये Z की वैल्यू। ये Z एक्चुअल में क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर Z की वैल्यू की, तो देखो भाई साहब क्या कहानी बनने वाली है, जरा समझ लेना। Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो आपके पास में क्या कहलाता है, ये होता है E अपॉन में 96500। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी होती है। अब यार देखो यहां पर लगातार चीजें और सबको कंफ्यूज करते चली जाती है। कैसे कंफ्यूज करते चली जाती है कि सर ये जो Z होता है, चलो यहां पर आपने लिख दिया E अपॉन में 96500, पर ये क्या है, ये क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो फटाफट फुर्ती से हम लोग इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया कि यहां पे क्या कंस्ट्रक्शन हो रही थी। आपके पास में W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q चल रहा है, Z आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, और इस तरह से सारी कहानी चल रही है। अब देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, काम काम की चीजों पे ही हम लोग फोकस करेंगे। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ, कहानी ये निकल कर आई थी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q के, और हमने इसको सॉल्व करके W इज इक्वल टू Z इंटू क्या बना दिया था, Q, और Q की वैल्यू क्या रख दी थी, IT। फिर मैंने ये बोला कि यहां पर W इज इक्वल टू Z इज क्या आ जाएगा, Z की जगह पे E इज इक्वल टू 96500, और यहां पर क्या चल रहा है, IT, ये चल रहा था। ठीक है, अब इसको डिकोड करना है मुझे। डिकोड कैसे करते हैं कि सर ये E आपके पास में क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं E की, तो E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, ये होता है इक्विवेलेंट वेट, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र आप लोगों को करके रखा हुआ है। जब मैं नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट करके। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का ही और अंदर अगर आप जाते हो तो क्या बनाता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, ये होता है भाई साहब मोलर मास अपॉन में, यहां पर आ जाएगा आपके पास में एन फैक्टर। ध्यान देना रे भैया, क्या कहानी देके रखी है, मोलर मास अपॉन में क्या आता है, एन फैक्टर। तो जब कभी भी इक्विवेलेंट वेट की बात की जाती है या बोला जाता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि W इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन में 96500 मल्टीप्लाइड बाय IT। ये कहानी हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सर E का तो समझ में आ गया, परंतु वो 96500 का क्या लफड़ा है, तो जरा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान देना, यहां पर जो 96500 की मैं बात करता हूं, ये असल में है क्या। यहां पर जब कभी भी बात करते हैं हम लोग 1 फैराडे की, ठीक है, तो 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 1 फैराडे का मतलब होता है कि जब कभी भी आपके पास में अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो आपके पास में कंबाइन चार्ज होता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, 1 फैराडे कहा जाता है। अच्छा, सॉल्व करने पर आए तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 1 फैराडे सिंबलाइज किया जाता है F से, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 6.02 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 23। ये 1 मोल की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, और सभी के सभी चार्ज होने की वजह से यूनिट क्या आएगी हमारे पास में, कुलम्स आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास में क्या आता है, 96487 कुलम्स आता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग राउंड फिगर में 96500 कुलम्स मान लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, 1 फैराडे की ये वाली वैल्यू होती है।
क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे कि आपके पास में ये वाली वैल्यू फॉर्म हो जाती है। अब ये क्या था, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ। अगर बोलता हूं कि कौन सा फॉर्मूला, या बोला जाए कौन सा आपके पास में यहां पर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जो कि यूज किया जाएगा आपके एग्जामिनेशन पे, तो याद रखना ये वाला जो होता है ना, ये यूज किया जाता है आपकी फाइनल एग्जामिनेशन पे। इस पे से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी रहती है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, इसको इरेज कर देता हूं, बढ़ते हैं आगे। अब इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास में वैनेडियम का एक इलेक्ट्रोड है। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना जो मेरी टेक्निक होती है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि भाई इस चीज पे फोकस करो कि जब कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पुराना तरीका हमेशा आपको एक बात बोलता है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो और समय खराब कर दो, ठीक है, ये बोलता है। पर मैं बोलता हूं अगर क्वेश्चन पढ़ते नहीं आ रहा है, समझते नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन के साथ में आप डाटा लिखते चले जाओ। देखो भाई, इसमें भी मैं वही करने वाला हूं, क्वेश्चन के साथ साथ में गिवन डाटा लिखते जाऊंगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक वैनेडियम का इलेक्ट्रोड है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इलेक्ट्रिकली इफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस बाय 114 मिलीग्राम। अब क्या बोला, एक इलेक्ट्रोड था वैनेडियम का जिसका मास 114 मिलीग्राम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड का मास डिक्रीज हुआ है मतलब वो टूट कर गिर रहा है, तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि जो वेट निकल कर आया है वो कितना आया है, 114 मिलीग्राम, ठीक है भाई। डब्ल्यू वेट ही होगा, आप उसको डिपॉजिट वेट पे जाओ या फिर वो टूटने वाले पे जाओ, दोनों तरफ क्या निकल कर आ रहा है, हमारे पास में वेट निकल कर आ रहा है, ठीक है। चलो तो बात कर लेते हैं यहां पे। तो मैं ये बोलता हूं कि जो वेट निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 114 मिलीग्राम। अगर इसको कन्वर्ट करा गया तो मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, ग्राम आ जाएगा। फिर क्या बोलता है, ड्यूरिंग द पासेज ऑफ 650, अच्छा यहां पर एक डाटा छूट गया होगा, 650 यहां डॉट नहीं कूलम्स है। ड्यूरिंग द पासेज ऑफ 650 मतलब 650 कूलम का जब चार्ज उसमें से पास करवाया जा रहा है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में, 615 कूलम्स, ये हो चुका है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वैनेडियम, क्या पूछा गया है भाई साहब, यहां पर पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाली कहानी आपके पास में देके रखी गई है, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व। सर वेट देके रखा है, चार्ज देके रखा हुआ है, ऑब्वियस बात है फैराडे का फर्स्ट लॉ लगने वाला है। तो आपने बोला ठीक है भाई साहब, फैराडे का अगर फर्स्ट लॉ लगने वाला है तो बताओ कैसे लगेगा। फॉर्मूला हम लोगों ने बताया सर, W इज इक्वल टू आपके पास में होता है Z, जिसकी वैल्यू आप यहां पर रख सकते हो E अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई आपके पास में होता I इंटू टी, परंतु यहां पर क्या देके रखा है, चार्ज, तो क्या लिख देना Q, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, सीधा फॉर्मूला है। अब देखो सॉल्व करते हैं, यहां पर आप बात करते हो W की, तो ये हो गया आपके पास में 114 इंटू 10⁻³ ग्राम्स विच इज इक्वल टू, अब यहां पर E की वैल्यू की बात की जाए तो E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, E इज इक्वल टू होता है हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास में मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और अगर मैं बात करता हूं यहां एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जैसे अगर वैनेडियम है तो वैनेडियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है सामने वाले को, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहलाएगा और एन फैक्टर भी कहलाएगा। वैनेडियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या कहलाएगा, एन फैक्टर भी कहलाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहलाता है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आप एन फैक्टर की बात करते हो तो एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और इस केस में यहां पे ये एन फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगा, एन फैक्टर। अगर बात करता हूं मोलर मास, तो किसका, वैनेडियम का, तो भैया वैनेडियम के मोलर मास की अगर बात की जाए तो 50.94 होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 51 ग्राम्स मान लेते हैं। तो 1 मोल वैनेडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 ग्राम। सारी वैल्यू पुट कर दें तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, यहां मिल जाएगा 51 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर क्या आ जाता है, एन फैक्टर। अच्छा एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, वो तो हमें निकालनी है, तो यहां पर लिख दिया मैंने एन मल्टीप्लाइड बाय
96500 मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू कितनी दे के रखी हुई है भाई? Q की वैल्यू दे के रखी है आपके पास में 650। आपको क्या निकालना है? आपको इस n की वैल्यू निकालना है। तो क्या कर लोगे सर? बहुत आसान है, n इज इक्वल टू मेरे पास में निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इसमें से इसको आप उड़ा सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाय, ये निकल कर आएगा आपके पास में 65 डिवाइडेड बाय 9650 मल्टीप्लाइड बाय 114 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। नीचे वाला 3 आप ऊपर लेकर चले जाओ, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया था। n इज इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है मेरे पास में? प्लस का 3 निकल कर आ रहा है। तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या होने वाली है सर? वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है यहां पे +3। तो बस रे भाई, इस तरह से करना है। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? यार देखो, जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मैं 10 बार बोलता हूं कि डाटा लिख लो, डाटा लिख लो, तो समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है। और एक बार ये समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कई सारे लोग हैं उसमें इसी इशू को फेस करते हैं कि सर हम लोग को यही नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो हम समझ में नहीं आता है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए। तभी मैं बोलता हूं कि आप एटलीस्ट डाटा लिख लो, डाटा लिख लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? पल्ले पड़ गया? चलिए जी, तो मैं इसको कर देता हूं इरेज और बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन को मैं बोलने वाला हूं आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको खास करके यहां इसमें देखने को मिल जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द चार्ज इन 1 कूलम्स ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव। ठीक है, कितना छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन, और ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत भयंकर का रुलाने वाला है। ध्यान देना, क्या बोला है? फाइंड द चार्ज इन कूलम्स। फाइंड द चार्ज इन कूलम्स बोला है, दैट मींस आपको यहां पर Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और किसमें फाइंड आउट करनी है? यहां पर इसे फाइंड आउट करना है कूलम्स में। फिर बोलता है अगर आपके पास में 1 ग्राम आयंस रखे हैं N3 नेगेटिव के, तो मैं यहां बात कर लेता हूं कि सर हां चलो ठीक है, 1 ग्राम आयंस ऑफ N3 नेगेटिव, ये कहानी चल रही है। अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं N3 नेगेटिव की, तो N3 नेगेटिव के अंदर आपके पास में क्या हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर रखे हुए हैं। तो अगर इसमें बात करते हैं चार्जेस की, तो यहां पर कितने हो रहे हैं? ये 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चार्ज जनरेट हो रहा था। ठीक है, अब समझना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे काम आने वाला है। हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ है? हम लोगों ने पढ़ा है 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। ठीक है, ये पढ़ के रखा हुआ है। अब यहां पे आता है सबसे बड़ा पॉइंट। ये पॉइंट एक्चुअल में क्लास 11th का टॉपिक होता है, और क्लास 11th के टॉपिक में मैंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वो पॉइंट समझ में नहीं आता है तो अभी लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा आई बटन पे, जहां से आप लोग उसको चेक जरूर कर लेना। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में वो सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला कंफ्यूजन के लिए टर्म होती है। ठीक है, जब कंफ्यूज करना होता है ना सामने वाले को, तब यूज करा जाता है। अब देखो वो बोलता क्या है? वो बोलता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, वहां पर वो वाली कहानी है, 1 ग्राम और इज इक्वल टू 1 मोल। अब यहां पर जो ये 1 ग्राम होता है, ये 1 ग्राम में आपके पास एटम भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। तो एक बार चेक जरूर कर लेना उस लेक्चर को, क्योंकि यहां पर यही सबसे बड़ी की होती है कि अगर 1 ग्राम बराबर होते हैं हमारे पास में 1 मोल के, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? सर यहां पर मैं बात करता हूं कि सर इस सिचुएशन पे 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इतना। ये वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि चार्ज कितना जनरेट हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे? 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 19 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास में? 6.022 10 टू द पावर 23। ये वाली कहानी आपके पास में हो जाएगी। तो बस रे भाई,
समझ में आया क्या करके रखा हुआ है? यहां पर उसने क्या बोला था कि ये बताओ 1 ग्राम आयन जो होता है N3 नेगेटिव, उसमें चार्ज कितना देके रखा हुआ है? तो तुमने क्या बोला, सर हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना निकल कर आता है, हमारे पास में 1 मोल निकल कर आता है। अगर 1 ग्राम हमारे पास में 1 मोल निकल कर आता है तो 1 मोल N3 नेगेटिव में कितने चार्जेस जनरेट हो रहे हैं? सर 1 मोल आपके पास में, इसको ऐसा कर देता हूं, आपके पास में जो 1 ग्राम N3 नेगेटिव है उसमें चार्ज जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। और यहां पे अगर बात की जाए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, और 1 ग्राम किसके बराबर निकल कर आता है, 1 मोल के बराबर निकल कर आता है। और अगर 1 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है तो 1 मोल के लिए यहां पर इसमें नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.02 10 टू दी पावर 23, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करके देख लेना, आपके पास में ये आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 को लिख सकते हो 6 10 टू दी पावर माइनस 19, और 23 कितना आ जाएगा आपके पास में 10 टू दी पावर, ये आ जाएगा प्लस का 4। यहां पर ऐसी कुछ घटना हो जाएगी। सॉल्व करके थोड़ा सा और देख लेना। चलो यहां तक आए हैं तो मैं कर ही देता हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 का 6 बार वहां पे मल्टीप्लाई करा तो 150 150 300, 300 में से हम लोगों ने 2 करके 6 बार माइनस कर दिया, 6 दूनी 12 माइनस कर दिया, है ना। तो 6 दूनी 12 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास में 288 हो जाएगा। तो यहां पर जो आपके पास में आएगा आंसर 2.88 10 टू दी पावर प्लस का यहां पे क्या आ जाएगा 4। आप चाहो तो और थोड़ा अच्छे से करके देख लेना कैलकुलेशन, थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो वहां पर, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर और ज्यादा टाइम प्रेजेंट होगा। तो बस यहां पर इस तरह से हमारे पास में चार्ज की वैल्यू किस में आ जाएगी, कूलम्स में आ जाएगी। ये ध्यान रखना 1 ग्राम बराबर 1 मोल होता है, अगर वो ध्यान रखा है तभी ये किस्सा आपके पास में क्या होगा, आगे बढ़ पाता है, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर हो गई बात? और ये समझना है तो बताया ना, क्लास 11 का लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे न्यूमेरिक होते हैं जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे रुला देते हैं। ठीक है जी, चलिए अब जरा हम बात कर लेते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू different electrolytes then deposited mass of respective electrodes will be in the ratio of their equivalent mass, ये बोल के रखा है। अब बात ऐसी है कि सर डेफिनेशंस पे जाओगे तो डेफिनेशन 10 बातें बोलती हैं, हम यहां पर देखते हैं कि इसका रियल मीन क्या होता है। भाई देखो कहानी बहुत सिंपल सी है, यहां पर यह समझाया जाता है कि अगर आपके पास में जो सेल्स हैं वो कैसे लगे हैं, एक साथ सीरीज में लगा के रख दिए हैं, ठीक है, परंतु यहां पर सॉल्यूशन दोनों अलग अलग होगा। कैसे, बात कर लेते हैं बहुत सिंपल सी। हमने बोला सर एक कंटेनर हमारे पास में ये वाला रखा हुआ है एंड एक कंटेनर इसी के साथ हमने ये वाला ऐसा रख दिया। अब मैं ये बोलता हूं कि सर यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया ऐसा ऐसा, और यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाया जो यहां पर इसके साथ कनेक्टेड है, और एक इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने यहां पे, ठीक है, यहां पर लगा दी मैंने यहां पे बैटरी, और ऐसी कुछ कंडीशन मैंने बना दिया। तो इस तरह से सीरीज में हमारे पास में ये सेल लग गया है। अब बात ये करते हैं कि सर इसके अंदर हमने कोई अलग तरह का सॉल्यूशन डाल के रखा हुआ है और इसके अंदर हमने कोई डिफरेंट काइंड का सॉल्यूशन डाल के रखा हुआ है, और इस सिचुएशन पे अब कहानी यहां पर यह बोलती है कि यहां पर माना कि जो डिपॉजिटेड वेट है वो है W1 और यहां पर जो डिपॉजिटेड वेट है वो कितना है, W2। वहीं अगर मैं बात करता हूं सर यहां पर इक्विवेलेंट वेट है E1 और यहां पर इक्विवेलेंट वेट कितना है आपके पास में E2, ठीक है, ये कहानी बोल के रखी हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको ये समझाता है कि ध्यान रखना इनके रेशो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो कैसे, अगर मैं बात करता हूं यहां पे इक्विवेलेंसी के हिसाब से तो वेट बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। ये ध्यान रखना कि यहां पे W इज इक्वल टू क्या होता है, या बोला जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। और अगर इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए तो पूरा पूरा सॉल्व मत करना, क्योंकि तुमको वहां पे डेरिवेशन तो आने नहीं वाला है। बस इतना याद रखना क्या वैल्यू बनेगी, W1 अगर बात की जाए रेशो विथ W2, ठीक है, W1 रेशो विथ W2 बराबर हो जाएगा, अरे यहां से मिट जा, बराबर हो जाएगा किसके,
E1 अपॉन में E2 के, बस इतना सा काम होता है। W1 बाय W2 बराबर हो जाता है किसके, E1 बाय E2 के। इतना सा अगर आप लोगों ने कर दिया तो यहां पर ये हो गया सॉल्व। यही तो बोल के रखा हुआ था, डिपॉजिटेड मास ऑफ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स विल बी इन द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। जो डिपॉजिटेड वेट था वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर हो जाता है। तो ये कहानी बोल के रखी है। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया सेकंड लॉ। अब देखो, अगर आपको सेकंड लॉ समझ में आ गया तो जरा इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड थ्रू द मोल्टन क्रायोलाइट कंटेनिंग Al2O3। ठीक है, अब बात क्या करी थी मैंने शुरुआत में, याद करो, जब दो कंटेनर साथ में थे तो वहां पर क्या करके रखा था, बोला था सीरीज में है। अगर वो सीरीज में होंगे तो करंट जो उसको पास करवाया जाएगा या जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी वो दोनों के सेम अमाउंट पे रहेगा। तो उस बेसिस पर क्या बोल के रखा हुआ था कि भाई साहब करंट दोनों में सेम है। एक जगह आपके पास Al2O3 है, एक जगह NaCl है। अगर 1.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम वर लिबरेटेड, अगर आपके पास में जो एल्यूमिनियम है वो कितना लिबरेट कर रहा है, 1.8 ग्राम लिबरेट कर रहा है, तो आपको यह बताना है कि सोडियम कितने ग्राम लिबरेट करेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके पास में दे के रखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो चुका है, कितना इजी हो चुका है। दो कंटेनर थे, आपस में सीरीज में लगा के रखे हुए थे और वहां पर सेम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा था। अब उसको ये बोल के रखा कि भैया अगर एक जगह एल्यूमिनियम इतना निकल रहा है तो दूसरी जगह सोडियम कितने ग्राम निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर? फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। यहां पर लगाएंगे हम W1 बाय W2 बराबर लगाएंगे हम लोग क्या, E1 अपॉन में E2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा सर, इजी है, इजी, बहुत 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 ही ज्यादा इजी। क्या कहानी होती है सर, अगर W1 की बात करते हो तो ये लिखा हुआ है आपके पास में W1 और ये लिखा हुआ है आपके पास में W2। उसी के रिस्पेक्ट में अगर इक्विवेलेंट वेट E1 की बात की जाए तो भैया इस फॉर्मूले में लगाने से पहले मैं बात कर लेता हूं इक्विवेलेंट वेट E1, जो कि किसके लिए है सर, ये है यहां पर एल्यूमिनियम के लिए। अब अगर एल्यूमिनियम को देखा जाए तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। अब देखो सोडियम का मोलर मास कितना होता है आपके, सोडियम बोल रहा हूं, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, Al2O3 है। Al2O3 बनाने में जो एल्यूमिनियम होता है वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो ये कितना हो जाएगा 27/3। और वहीं पर अगर आपने NaCl का फॉर्मेशन करके रखा हुआ है तो NaCl की अगर बात की जाए तो यहां पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। तो इसी वजह से अगर आप यहां पर सोडियम के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 23/1। क्यों? क्योंकि सोडियम का मोलर मास होता है 23। ये लो भाई साहब, आपके पास में सारी वैल्यू आ गई। आपको क्या करना है, पुट करके सॉल्व कर देना है। कितना आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सोडियम, सर नहीं पता। उसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम के लिए, लिख देंगे 27/3 और यहां पर आप इसके लिए लिख दोगे 23/1। बस इतना सा करना है। इतना सा अगर आप कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कितनी बार में चले जाएगा, ये चला जाएगा भैया 9 टाइम्स पे। यहां पर बात की जाएगी तो ये कितनी बार में चले जाएगा 0.2 टाइम पे चला जाएगा, है ना। ये यहां से काट के रख दिया है। और अगर मैं बात करता हूं W2 की तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 का इधर मल्टीप्लाई, 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, कितना आंसर आ गया 4.6 ग्राम्स। ये वाला आंसर आ गया। ये लो भाई साहब, ये हो गया फर्स्ट वाला आंसर। क्लियर हो गई बात, क्या करके रखा है। इसलिए बोलता हूं गिवन डाटा लिख लो। अगर डाटा आप लोगों ने लिख लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया।
समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे करना है? तो ये हो गए हमारे पास में फैराडे के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर खुद से क्रिएट करोगे तो समस्या हो जाएगी। जितना इजी रखोगे आप केमिस्ट्री को, उतना ही ज्यादा आप लोगों को ये इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, चलिए इसी बात पे हमारा ये जो लेक्चर है वो हो चुका है एंड, जहां पर हम लोगों ने ये जाना कि फैराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आखिरकार होता क्या है। ठीक है, चलिए जी। तो ऐसी बात पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एंड कोई भी बातें हो, कोई भी शिकायत हो या कोई भी तारीफ वगैरह भी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या कोई डिमांड हो तो भी आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बात पे करता हूं मैं इस लेक्चर को एंड, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।